A very good morning, children. Welcome back to your very own channel, Tanisha Educational Hub, and I'm your biology mentor, Dr. Shweta Malani. I'm super duper excited today because we are going to start a new chapter in class 12, that is chapter 15, I assume, biodiversity and its conservation. So welcome to the world of Mother Nature. Welcome to the chapter biodiversity. ये जो chapter biodiversity है, you know why it is important for us? क्यों आपको ये पढ़ाया जा रहा है ये chapter? पहले इस essence को हम समझ लेते हैं before actually moving deep into the chapter. So what is the term biodiversity means? It means, नाम से ही पता लगता है, bio means living and diversity means variety. So the variety of living organisms, biodiversity, the variety of living organism found on this earth is called as biodiversity. Bio means life and diversity means the variety. Now why is this biodiversity being taught? This is because ह्यूमन बीइंग ने दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उसको बेसिकली दो कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किया है. ईदर सम ऑफ देम दे आर यूजफुल टू अस और सम ऑफ देम वी अज्यूम टू बी यूजलेस टू अस. उसका कोई काम नहीं. जैसे जो घास उग रहा है सड़क के दोनों तरफ, दैट्स कंप्लीटली यूजलेस टू अस. इफ इट इज यूजलेस, व्हाट वी हैव डन, वी हैव ओवर एक्सप्लॉइटेड देम. अरे कोई पौधा हमारे लिए अच्छा है, हमने उसको जरूरत से ज्यादा काटा है. कोई जानवर, you know, we found it something useful to us, say rhinoceros, their horns, they are useful in many places. So what we are doing, we are over exploiting them. And those who are useless, we don't bother to kill them. We just kill them indiscriminately. We just kill them because we find them to be useless. अगर इतना, both of them, useful and useless, both of them, they are leading to what? They are leading to indiscriminate killing. Indiscriminate killing का मतलब क्या है? इसका मतलब बिना सोचे समझे, बिना दिमाग लगाए हुए हम ऑर्गेनिजम्स को किल कर रहे हैं. बीट प्लांट्स, बीट एनिमल्स, बीट अदर ऑर्गेनिज्म लाइक फंजाई एंड अदर प्रोटिस्टा एक्सेट्रा, हम सबकी इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग कर रहे हैं. अगर किलिंग कर रहे हैं तो हो क्या रहा है? देयर वेराइटी इज कमिंग टू एन एंड. भाई क्या है, एंड आ गया, कोई दिक्कत नहीं. कल हमको रियलाइज हुआ कि ये ऑर्गेनिज्म, ये प्लांट, ये एनिमल हमारे लिए बेनिफिशियल है, हम उसको फिर से परपेचुएट कर लेंगे, हम फिर से ग्रो कर लेंगे. नहीं, इतना आसान नहीं होगा. क्यों, मैं आपको बता रही हूँ. से आई जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल. से दिस इज अ फॉरेस्ट and the forest has a lot of plants. Say this is one variety of plant, this is another variety of plant, take this is another variety of plant. Say I'm just drawing 3-4 variety of plants, some variety of grass, this is one variety of grass, this is one variety of grass, this is one variety of grass, and it has obviously a whole lot of animals as well. Some animals are living on the trees like monkeys, etc. Some of them like squirrels, many insects, and so on. So many living organisms are staying this, and there is also a whole variety of microbes. यहाँ पर एक पूरा variety microbes का है, and all these things they contribute to one word. उस one word को हम लोग कहते हैं इको सिस्टम. ठीक है, तो ये हमारा एक इकोसिस्टम है. से दिस इज अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम. सडनली व्हाट डिड वी रियलाइज. अच्छा, आपको एक और मैं स्टैटिस्टिक्स बता दूं. इट इज एस्टिमेटेड, वी आर नॉट श्योर, इट इज एस्टिमेटेड कि दुनिया में अप्रोक्सीमेटली 7 मिलियन वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होने चाहिए. 7 मिलियन लिविंग वैरायटी होने चाहिए. दैट मीन्स आप और हम एक स्पीशीज रिप्रेजेंट करते हैं. लाइक यू एंड मी, आई एम नॉट काउंटिंग एज डिफरेंट कि आप 1 मैं 2, ऐसा नहीं. वी बिलोंग टू द सेम स्पीशीज, सो वी आर वन रिप्रेजेंटेटिव. हमारे जैसे करीब 7 मिलियन स्पीशीज इस दुनिया में होने चाहिए. एंड यू नो, इनमें से केवल अभी वी हैव स्टडीड अबाउट ओनली 1.5 मिलियन. हमने अभी इनमें से केवल 1.5 मिलियन को पहचाना है. वी नो ओनली अबाउट 1.5 मिलियन. वी हैव स्टडीड ओनली 1.5 मिलियन. दैट मीन्स देयर इज स्टिल अ वेरी ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच रिमेन अनडिस्कवर्ड, जिनको अभी तक हमने खोजा नहीं है, जिसके बारे में हम कुछ जानते नहीं है. ऐसा अभी एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन हमारा बचा हुआ है. ठीक है, अब ये जो मैंने आपको फॉरेस्ट इकोसिस्टम बनाया, से इस फॉरेस्ट इकोसिस्टम में ये प्लांट हम लोग डिस्कवर कर चुके हैं, ये डिस्कवर कर चुके हैं. बट द रिमेनिंग, जिसको मैं अभी रेड कलर से आपको दिखाऊंगी, से दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन इज येट टू बी स्टडीड इन डिटेल. अभी इनका डिटेल स्टडी नहीं हुआ, हमने पढ़ा नहीं. ठीक है, तो ये हमारा इकोसिस्टम है. अब क्या हुआ, मुझे यहां से एक सड़क बनानी है. आई नीड टू मेक अ रोड. और रोड बनाने के लिए या फैक्ट्री बनाने के लिए मैंने क्या किया, पूरे के पूरे जंगल को जला दिया. आई हैव इस पूरे को खत्म कर दिया. वेरी गुड.
अगर हमने इसको पूरा का पूरा खत्म कर दिया, उससे क्या हुआ, मेरा इकोसिस्टम डिसबैलेंस हो गया, बिकॉज एवरी ऑर्गेनिज्म ऑन दिस अर्थ हैज एन इंपॉर्टेंट रोल इन बैलेंसिंग दिस इकोसिस्टम. दे विल रिलीज ऑक्सीजन, दे विल टेक अप, दे विल हेल्प इन द बाइंडिंग ऑफ सॉइल, ठीक है, वाटर साइकिल ये लोग मेंटेन करते हैं, एटसेट्रा. इतने सारे इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं. अच्छा, शुरू में तो हमने जोश में आकर थिंकिंग दैट टेक्नोलॉजिकली वी आर डूइंग वेरी गुड, बिना दिमाग लगाए पूरे के पूरे फॉरेस्ट को हटा दिया. ठीक है, अब हम सडनली रियलाइज कर रहे हैं हमारा तो बायो जियो केमिकल साइकिल गड़बड़ हो गया. द सॉइल साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, वाटर साइकिल, मोस्ट इंपॉर्टेंट मटीरियल्स जो जिंदा रहने के लिए चाहिए, सबका साइकिल आपका गड़बड़ हो गया. ऑल ऑफ देम वर इंपॉर्टेंट, सम ऑफ देम वर डिकम्पोजर्स, दे वर एनरिचिंग द सॉइल एटसेट्रा, सब काम खराब हो गया. तब हमने क्या सोचा, भैया फटाफट पेड़ उगाओ, ठीक है, वापस इनको उगाओ ताकि इकोसिस्टम के बैलेंस को हम कर सके. लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, अभी तो हम आधे के बारे में जानते ही नहीं थे और उनको हमने खत्म कर दिया. जिनको हम जानते ही नहीं है और जानने से पहले अगर उनको खत्म कर दिया तो उनको हम वापस रीगेन कैसे करेंगे. I'll give you an example. Example ये है, suppose I'll just give you a simple example. Some of you approach me and ask me, ma'am, हम चाहते हैं कि आप हमें बायोलॉजी पढ़ाएं. वेरी गुड, आप मेरे पास आए मिलने, मैं आपको जानती नहीं हूँ, मैंने सीधे आउटराइट कह दिया नहीं मैं बायोलॉजी नहीं पढ़ाऊंगी, मैंने आपका नाम नहीं लिखा, फोन नंबर नहीं लिखा, एड्रेस नहीं लिखा, एंड आई सेंड यू बैक टू योर हाउसेज. देन वन फाइन डे आई रियलाइज नहीं मुझे बायो पढ़ा लेना चाहिए था. ठीक है, मुझे फिर से क्या करना चाहिए, बच्चों को इकट्ठा कर लेना चाहिए. बट क्योंकि मैंने आप में से किसी का नाम पता कुछ जाना ही नहीं, जानने से पहले ही आपको भेज दिया, तो अब मैं आपको कभी भी वापस कैसे अप्रोच करूं. वैसे ही हमने बहुत सारे प्लांट्स को तो हम जानते तक नहीं है, उनकी वैरायटी नहीं जानते, उनका नाम नहीं जानते, उससे पहले हमने फॉरेस्ट का क्लियरेंस कर दिया. अगर हमने फॉरेस्ट का क्लियरेंस कर दिया, अब हमें इस बात का एहसास हो रहा है नो द फॉरेस्ट नीड्स टू बी रीजनरेटेड. हम उस पूरे के पूरे फॉरेस्ट को हम कभी रीजनरेट नहीं कर सकते, बिकॉज वी हैव डिस्कवर्ड only 1.5 million organism. दुनिया में 7 million organism है. There are so many organisms which are yet to be discovered and studied, and many of them, take my word, many of them have actually become extinct. They have become extinct without us even knowing about them. हमें without us मतलब हम अभी उनको जानते भी नहीं है. They are still unknown to us और उनको हमने खत्म कर दिया. जब वो खत्म ही हो गए इस दुनिया से और हम उनके बारे में जानते ही नहीं है, तो हम नेचर को उसके ओरिजिनल फॉर्म में कभी नहीं ला सकते. हाँ, आप ये कर सकते हैं कि ये वाला पेड़ जो आप जानते हैं, जिसके बारे में आप जानते हैं, इस पेड़ के आप 100 वेराइटीज उगा लिए. ठीक है, इसके जब आप 100 वेराइटी लगा लेंगे तो कहीं ना कहीं प्लांट का पॉपुलेशन आ जाएगा. बट केवल इस तरह का प्लांट आया ना, एवरी प्लांट, एवरी एनिमल हैज सम इंपॉर्टेंट रोल. इसका जो रोल था वो तो मिस हो गया ना, और जैसे ही मिस हो गया तो इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी कभी 100% नहीं आ सकती. The ecosystem cannot be again stable back to its original position. That is why biodiversity has been included in your syllabus, because the condition of biodiversity is alarming. Alarming in the sense there are huge variety of organism on this earth. Some approximately we assume to be 7 million, but more than 75% of the organisms are still unknown to us. और उनको जानने से पहले ही हम indiscriminate killing की वजह से उनको दुनिया से खत्म कर दे रहे हैं. The day we realize, oh my God, that plant or animal was, there is some missing plant or animal जिसके नहीं होने से इकोसिस्टम स्टेबल नहीं हो पा रहा, पर वो है कौन हम जानते ही नहीं है, क्योंकि हमने तो बिना जाने ही बहुत सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स को खत्म कर दिया. That is why now the biodiversity is the hot topic at global level. लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, लोग इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं, आपको भी पढ़ाया जा रहा है ताकि हम अवेयरनेस कर सकें एंड एनिमल्स एंड प्लांट्स की इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग करने से पहले 4 बार सोचें. Right? So I hope you understood the essence of this chapter. So now that you understand the essence of this chapter, I will just give you a brief outline. आपको इस chapter में क्या क्या पढ़ना है. पहला, you need to study what is exactly biodiversity. अभी तो मैंने आपको बताया, बट वो उतनी डिटेल में आप समझे नहीं है. सो व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, जिसके लिए एक और वर्ड यूज करते हैं हम लोग, व्हाट आर द लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी. आप ये पहला टॉपिक पढ़ेंगे. एक बार आपने जान लिया, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे अकाउंट, यानी कि बायोडाइवर्सिटी का क्या अकाउंट है, मतलब कहाँ पाया उसका, हाउ इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड.
ठीक है, वो उसके बारे में हम लोग जानेंगे. दैट इज पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड अकाउंट, मतलब देयर नंबर, कितना कितना ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें से कितना बैक्टीरिया है, कितना एम्फीबिया है, कितना प्लांट है, एक्सेट्रा. वील हैव एन अकाउंट. देन अ पैटर्न ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन, कहां कहां पर वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, देन इंपॉर्टेंस, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, देन लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. ये बायोडाइवर्सिटी लॉस में हम लोग दोनों चीज पढ़ेंगे. एंड अकाउंट, यानी कि कितना बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो चुका है, एंड द रीजंस फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. ये दोनों चीजें इसमें हम लोग पढ़ेंगे. उसके बाद लास्ट में, जैसा कि हम कहते हैं, सारे मैनेजमेंट गुरुज भी कहते हैं, डोंट टॉक ओनली अबाउट प्रॉब्लम्स, टॉक ऑल्सो अबाउट सॉल्यूशन. सब प्रॉब्लम की बात करते हैं, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम. ठीक है, बायोडाइवर्सिटी का प्रॉब्लम है, लॉस हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब क्या किया जा सकता है, दैट मीन्स हाउ टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी. So faintly, I have given you what you need to study. What is biodiversity and account, then pattern, importance, loss and conservation. आज के लेक्चर में I am going to take up the first two topics, that is what is biodiversity and an account of biodiversity. So now that you're prepared, let us move or dive deep into the chapter. So what is biodiversity? बहुत ही ब्यूटीफुल सा डेफिनेशन लिखा है, फिर मैं आपको ये डेफिनेशन समझाऊंगी भी. बायोडाइवर्सिटी नाम से ही पता लगता है, बायो मीन्स लाइफ, द वैरायटी ऑफ डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी, द वैरायटी ऑफ लिविंग फॉर्म्स फाउंड ऑन दिस अर्थ इज कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी. बड़ा सिंपल लगता है सुनने में. The variety of living organism found on this earth is called as biodiversity. But अगला सवाल उठता है, ये biodiversity हम कैसे पता करें? मतलब I want to know the complete detailed diversity. मुझे पूरा डिटेल जानना है इस बायोडाइवर्सिटी का. डिटेल मतलब कि कितने तरह के ऑर्गेनिज्म है और हर ऑर्गेनिज्म में कितनी वैरायटी है. जैसे आई जस्ट डोंट वांट टू नो दैट ह्यूमन बीइंग इज वन स्पीशीज. इवन ह्यूमन बीइंग में भी वेरिएशन है. सम आर कॉकेशियंस जो बहुत व्हाइट कलर के होते हैं, सम आर नीग्रोइड्स, सम आर एशियंस. ये जितनी वैरायटी है, मतलब स्पीशीज के अंदर भी जो वैरायटी है, हम पूरी डिटेल में डाइवर्सिटी जानना चाहते हैं. उसका एक अच्छा तरीका क्या है? जस्ट लुक एट इट. फर्स्ट, अगर आप चाहते हैं कि हम सबको जाने और मेरा कुछ नहीं छूटे और पूरी दुनिया का जानना चाहते हैं, तो आपको बताएं, आपने इस लिविंग वर्ल्ड में ये जो लिविंग सिस्टम है उसको छोटे छोटे यूनिट से बांटा, दैट इज इकोसिस्टम. तो अगर हमको पता है, सपोज आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, ऐसा है नहीं, सपोज द वर्ल्ड इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 1 2 3 4 5 and 6 ecosystems. Suppose the earth is divided into 6 ecosystems, right? अगर हम हर इकोसिस्टम में, ठीक है, हर इकोसिस्टम में कितने स्पीशीज है, हाउ मेनी स्पीशीज आर फाउंड इन ऑल इकोसिस्टम, एंड हाउ मेनी वैरायटी ऑफ स्पीशीज इज फाउंड विद इन ऑल स्पीशीज, ये हम पता कर लें तो हमें पता लग जाएगा ना दुनिया में कितने वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है. क्योंकि जो भी इस दुनिया के लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी पाए जाते हैं, अल्टीमेटली तो इस अर्थ में ही पाए जाते हैं ना. सो द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ इकोसिस्टम. ईच इकोसिस्टम हैज पॉपुलेशन ऑफ मेनी स्पीशीज एंड ईच स्पीशीज हैज अ लॉट ऑफ वैरायटी. ठीक है. सो अगर हम इस इकोसिस्टम, जैसे ये एक इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम 5, इस इकोसिस्टम में कितने वैरायटी ऑफ स्पीशीज है, से इसमें मुझे पता लगा दिस इज अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम, इट हैज ट्रीज, दिस ट्री, then there's another tree, this is like this, there's another grass like this, and then there is one animal here and another animal. So if I come to know about all the species, kitna species hua? Species 1, species 2, species 1, species 2, species 3, species 4, species 5. If I come to know about all the species and her species mein वैरायटी, सपोज दिस इज अ स्पीशीज कॉल्ड एज मैंगो ट्री. मैंगो ट्री में भी तो बहुत वैरायटी होता है ना. जैसे यू हैव दशहरी मैंगो, ठीक है, यू हैव अल्फांसो, यू हैव मालदा, यू हैव सो मेनी वैरायटीज ऑफ मैंगोज. ठीक. तो अगर आपको जानना है ऑल द स्पीशीज, हर स्पीशीज की वैरायटी जानना है, तो स्पीशीज में वैरायटी किसकी वजह से होता है? ड्यू टू डिफरेंस इन जीन्स. ठीक. तो अगर आप ग्रॉस देखोगे तो कोई भी इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी 3 लेवल पर होती है. द एंटायर वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू अ लॉट ऑफ इकोसिस्टम.
each ecosystem has a lot of species and all the species they have a lot of genetic variants. अगर आप दुनिया के सारे इकोसिस्टम के सारे स्पीशीज के एंड हर स्पीशीज के जितने भी जेनेटिक वेरिएशन है सबको पढ़ लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बायोडाइवर्सिटी पता लग जाएगा. जैसे दिस इकोसिस्टम हैज मेनी स्पीशीज एंड ईच स्पीशीज हैज अ लॉट ऑफ वेरिएंट्स बिकॉज ऑफ जेनेटिक डिफरेंसेस. सिमिलरली ये इकोसिस्टम में भी बहुत सारे स्पीशीज होंगे और हर स्पीशीज में बहुत सारे जेनेटिक वेरिएंट्स होंगे. सिमिलरली दिस वन. सो इफ यू स्टडी अबाउट ऑल द इकोसिस्टम, हर इकोसिस्टम का ऑल द स्पीशीज एंड हर स्पीशीज में जितने भी जेनेटिक वेरिएंट्स है कहीं ना कहीं आप इस दुनिया के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि बायोडाइवर्सिटी का स्टडी कर लेंगे. आई होप यू अंडरस्टूड. That is why, how is the ecosystem defined? The totality of all the genes present in all the species, in all the ecosystem of a particular region, that is called as the biodiversity of that region. किसी भी एक रीजन में जितने भी इकोसिस्टम पाए जाते हैं, हर इकोसिस्टम में जितने भी स्पीशीज पाए जाते हैं और हर स्पीशीज में जितने जेनेटिक वेरिएंट है उनको अगर आप टोटल कर देंगे, so that will actually account to that word that is called as biodiversity. उससे आपका पूरा biodiversity कवर हो जाएगा. I hope you understood. The study of biodiversity is really very important. And why? Because the concern that biological biodiversity is being lost even before its size is known. इससे पहले कि हम दुनिया में सारे वैरायटी का साइज जान सकते, सारे के सारे लॉस हो गए. The diversity of life has arisen and fallen naturally and drastically in the past. भाई पहले भी ऐसा नहीं है जब ह्यूमन बींग्स नहीं आए थे. ह्यूमन बींग में आप और हम जो है होमो सेपियन सेपियन, मैं केवल होमो सेपियन सेपियन की बात कर रही हूं. हम तो इस दुनिया में मात्र 25,000 साल पहले ही आए थे. ओनली 25,000 ईयर्स अगो. उससे पहले भी उसके पहले हमारे आने से पहले भी बहुत ऑर्गेनिज्म इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं. दे हैव ऑलरेडी बिकम एक्सटिंक्ट. Then why are we blaming everything on humans? हम सब कुछ humans पे क्यों ब्लेम कर रहे हैं? हमारे आने से पहले डायनासोर्स चले गए. हमारे आने से पहले कितने तरह के आर्क्योप्टेरिक्स एंड पता नहीं कितने वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इस दुनिया से खत्म हो चुके हैं. डाइवर्सिटी हैज बीन लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज अ नेचुरल फेनोमेना. नेचुरली भी होता है. देन व्हाई आर वी सो मच कंसर्न? It is because of human activity, the speed of their loss is extremely higher as compared to the earlier times. उससे 100 गुना ज्यादा बढ़ गया आपका उनके लॉस का. इसीलिए हमारी चिंता है, यही कहता है the diversity of life has arisen and fallen naturally and drastically in the past. पास्ट में भी स्पीशीज आपके नेचुरली खत्म हुए हैं, बट नाउ इट इज डिक्लाइनिंग रैपिडली एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी. ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से अभी इसका लॉस बहुत फास्ट हो रहा है. द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी वो चेक द एवोल्यूशनरी केपेबिलिटी ऑफ बायोटा. बायोटा मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म. अगर इतना जल्दी लॉस होगा तो इवॉल्व करने की हमारी जो कैपेसिटी वो डिक्रीज करेगी, जिसकी वजह से समय के साथ हम एनवायरमेंटल कंडीशंस और चेंजेस के साथ कोप अप नहीं कर पाएंगे. इसीलिए बिकॉज एवरी ऑर्गेनिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट. इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी. इकोसिस्टम के में ऑर्गेनिजम्स की इवॉल्व करने की कैपेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से वेरिएशन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से अनफेवरेबल कंडीशंस में स्पीशीज एक्सटिंक्शन फास्टर हो जाएगा. दैट इज व्हाई बायोडाइवर्सिटी इज ऑफ great concern to us. So now that we understand why we are studying biodiversity, now you know that biodiversity can be studied at 3 levels. So there are 3 levels of biodiversity. First is the genetic biodiversity, second is the specific, and third is the community or the ecosystem biodiversity. इस दुनिया में बहुत सारे तरह के इकोसिस्टम है. तो पहला तो इकोसिस्टम का बायोडाइवर्सिटी हो गया. हर इकोसिस्टम में बहुत सारे स्पीशीज है. तो नेक्स्ट हो गया स्पीशीज, और हर स्पीशीज में बहुत सारे वैरायटी है बिकॉज ऑफ जीन्स. सो दैट इज द थर्ड डाइवर्सिटी, दैट इज द जेनेटिक डाइवर्सिटी. सो लेट अस स्टडी ऑल द 3 टुगेदर. मेडिकल और बोर्ड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द 3 लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एक्सप्लेन विद एग्जांपल. आप तीनों का नाम लिखेंगे एंड हर को एग्जांपल से एक्सप्लेन करेंगे. एग्जाम्पल मेडिकल के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो लेट अस मूव टू द फर्स्ट वन, दैट इज जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी या जेनेटिक डाइवर्सिटी. मैंने आपको बताया इट रेफर्स टू द वेरिएशन ऑफ जीन्स विद इन वन स्पीशीज. एक स्पीशीज में जो इतने वैरायटी है बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन जीन,
दैट इज कॉल्ड एज जेनेटिक डाइवर्सिटी। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपकी बुक में लिखा है, दैट ऑफ राउल्फिया वोमिटोरिया। राउल्फिया वोमिटोरिया आप जानते हैं वैसा प्लांट है जिसके लार्जेस्ट फ्लावर्स होते हैं, सबसे बड़े साइज के फ्लावर्स इस दुनिया में राउल्फिया वोमिटोरिया का होता है। फिलहाल हम उसके प्लांट में फ्लावर में इंटरेस्टेड नहीं है, आई एम इंटरेस्टेड इन द बेरीज और द फ्रूट्स जो इस प्लांट में होता है। इस प्लांट से हम एक केमिकल बनाते हैं, लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रिस्परीन। हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, हम एक केमिकल, दिस प्लांट इट है, इसके बेरीज से देयर इज अ प्रोडक्ट कॉल्ड एज रेस्परीन। ये रेस्परीन इसको हम लोग यूज करते हैं नॉर्मली फॉर ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स या ब्रीदिंग से रिलेटेड डिजीजेस में, एस्थमिक डिजीजेस में इस रेस्परीन के हम मेडिसिन बनाते हैं। अलग अलग प्लांट के, यहाँ एक प्लांट है, यहाँ एक और प्लांट है, एक और, दे आर द सेम स्पीशीज बट स्पीशीज में वैरायटी है। जैसे मैंगो में बोला ना, दशहरी है, लंगड़ा है, मालदा है, अल्फांसो है, तो मैंगो ही ना, बट देयर इज अ जेनेटिक डाइवर्सिटी। वैसे राउल्फिया में भी जेनेटिक डाइवर्सिटी है। तो ऑब्वियसली अलग अलग प्लांट में ये रेस्परीन केमिकल की पोटेंसी समझते हैं ना, द पावर टू हील या द पावर टू वर्क जो होती है, वो अलग अलग प्लांट की से निकाले गए रेस्परीन की अलग होती है, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द जेनेटिक डाइवर्सिटी फाउंड इन देम। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो मेडिकल में, स्कूल में 1 मार्क का क्वेश्चन, स्कूल में भी तो अब कर दिया है ना कि आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाए, तो अब आपके लिए इस टाइप के क्वेश्चन स्कूल के बोर्ड एग्जाम के लिए भी, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी का पहला एग्जांपल जो आप याद करेंगे दैट इज राउवोल्फिया, स्पेलिंग RAU, राउवोल्फिया। वोल्फिया आपको पता होगा, इट्स द स्मॉलेस्ट प्लांट ऑन द अर्थ, ठीक, उसी का आधा नाम इसमें डाल दिया गया, राउल्फिया वोमिटोरिया। ठीक, ये केमिकल बनाता है रेस्परीन, जिसको हम लोग भी यूज करते हैं फॉर मेडिसिनल पर्पस। इसका जो कॉन्सेंट्रेशन एंड पोटेंसी इट वेरीज फ्रॉम प्लांट टू प्लांट। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। सेकेंड एग्जाम्पल अगेन बोर्ड एंड मेडिकल के लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा आपके राइस के कितने जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स पाए जाते हैं। इट इज 50,000। जस्ट लुक एट दिस, कितने सारे राइस की वैरायटी है। दिस इज बासमती, दिस इज जैस्मीन, दिस इज शॉर्ट ग्रेन, दिस इज मीडियम ग्रेन, दिस इज रेड राइस, दिस इज ब्राउन राइस, दिस इज कैलमोकी। सो देयर आर सो मेनी वैरायटी। why is this variety found? This is because of differences in their genes. कितना वैरायटी मैंने बताया, 50,000। सिमिलरली मैंगो में कितना है, देयर आर 1000 वैरायटीज ऑफ मैंगो इन इंडिया। ठीक है, देखिए यहां पर मैंने कुछ का डाला है। ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में आएंगे बोथ इन स्कूल, दैट इज बोर्ड एग्जाम्स एंड मेडिकल एग्जाम। डाइवर्सिटी ऑफ जीन्स का अब मैंने अपने से कुछ एग्जाम्पल डाला है। लुक एट दीज, वेराइटी ऑफ पपीज और डॉग्स। इसमें देखिए यहाँ पे है हुआ, देन दिस इज बीगल, देयर इज अनदर, सी दे आर ऑल बिलोंगिंग टू द सेम स्पीशीज, ठीक है, बट दे आर डिफरेंट बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन जीन्स। The genetic diversity is very important because it enables a population to adapt to its environment and respond to natural selection. आपको क्वेश्चन आएगा, what is genetic diversity? Explain with example and also please state what is the importance of genetic diversity. यहाँ जो ये लिखा है, मैं थोड़ा सा आपको छोटे क्लासेस में, क्लास 10 में भी जो आपने पढ़ा था कि अभी अगर किसी ऑर्गेनिज्म की वैरायटी होती है तो ऑब्वियसली उनका टॉलरेंस लेवल टुवर्ड्स एनवायरमेंट डिफरेंट होता है। तो इनका एनवायरमेंटल टॉलरेंस डिफरेंट होगा बिकॉज अलग अलग ऑर्गेनिज्म का एनवायरमेंट के लिए टॉलरेंस क्या होगा, डिफरेंट होगा। से देयर इज 5 वैरायटी ऑफ मैंगो प्लांट, से मैंगो प्लांट 1, 2, 3, 4 and 5. Say this can tolerate range between 10 to 20 degree. Say this can range between 10 to 25 degree. Say this one can do 20 to 30 degree. Say this can do to 25 to 30 degree, and then this may be 10 to 12 degree. ठीक है, आपने देखा इन सब में एक कॉमन टेम्परेचर लगभग क्या है, दैट इज 20 डिग्री टेम्परेचर। सो अगर आप 20 डिग्री टेम्परेचर अभी रखेंगे, कहीं ना कहीं 25 के आसपास है, 20 के आसपास सबका एक कॉमन टेम्परेचर है। ठीक है, अगर आपका 20 के आसपास टेम्परेचर है, सारे के सारे मैंगो प्लांट सर्वाइव करेंगे। ये बहुत कम दे दिया मैंने, से इसको भी 10 to 20 डिग्री कर देते हैं।
ठीक है, ये सारे सरवाइव कर जाएंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी कारण से अगर अर्थ का टेम्परेचर 10 डिग्री राइज कर गया, से इट बिकम्स 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो भले ही ये वाला स्पीशीज खत्म हो जाए, ये वाला स्पीशीज खत्म हो जाए, ये वाला स्पीशीज खत्म हो जाए, बट एटलीस्ट कुछ तो सरवाइव करेंगे, सो दैट मे बी सम ऑफ द वैराइटीज, नॉट स्पीशीज, ये सारे वैरायटी बोलना चाहिए, स्पीशीज तो सबका सेम है, दे बिलोंग टू द सेम स्पीशीज, दैट इज मैंगीफेरा इंडिका, मैंगो स्पीशीज, ठीक है। सम ऑफ देम दे मे बिकम extinct, but in due course some of the varieties may become extinct, but at least the species will continue, the species will continue, and this continuity of species can be attributed to what, beta? This is because of the genetic diversity within the species. इस species में जो genetic diversity पाया जाता है, ठीक, इस एक स्पीशीज के अंदर, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, मैंने कहा ना, देयर इज अ वैरायटी में एवरी इंडिविजुअल हैज इट्स ओन एनवायरमेंटल टॉलरेंस, ठीक, अगर एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज हो जाए, भले ही कुछ ऑर्गेनिज्म आपके खत्म हो जाएंगे ऑफ दैट स्पीशीज, बट कुछ सरवाइव कर जाएंगे सच दैट कम से कम स्पीशीज आपका कंटिन्यू करेगा। सो यहां पर वही लिखा हुआ है आपका, यहां लिखा है जेनेटिक डाइवर्सिटी enables a population to adapt to environment and to respond to natural selection. If a species has more genetic diversity, it can adapt better to change environmental condition. जितने ज्यादा डाइवर्सिटी होगी उतना ज्यादा environmental conditions के साथ आप कोप अप कर सकते हैं। अगर मैंगो की 100 वैरायटी है, कुछ ऐसी है जो 30 से 40, कुछ है 40 to 50, कुछ 0 to 10, तो क्या होगा, कुछ भी एनवायरमेंटल कंडीशन हो जाए, एटलीस्ट कुछ तो सरवाइव करेंगे। हो गया। तो जस्ट एक एग्जांपल दिखा रहे हैं, जैसे ये एक फिंचर्स का दिखा रहे हैं जो डार्विन ने जिसपे पढ़ा था, उसकी बहुत सारी वैरायटी होने की वजह से द फिंचर्स कुड अडैप्ट देमसेल्व्स इन द डिफरेंट आइलैंड्स ऑफ द गैलापागोस। याद है एवोल्यूशन में मैंने पढ़ाया था। तो अब आ जाते हैं, सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। आई टोल्ड यू हायर डाइवर्सिटी इट लीड्स टू बेटर एडेप्टेबिलिटी, हेंस एवोल्यूशनरी कैपेसिटी होती है। लोअर डाइवर्सिटी लीड्स टू यूनिफॉर्मिटी। अगर डाइवर्सिटी नहीं है तो सारे एक जैसे हो जाएंगे, यूनिफॉर्मिटी, सारे देखो कैसे, ऑल ऑफ देम आर दशहरी का प्लांट्स। वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी, आई लव दशहरी आम। मैं चाहती हूं कि ज्यादा से ज्यादा दशहरी बने, ठीक है। फॉर द टाइम बीइंग इट्स गुड, फॉर द टाइम बीइंग विथ लार्ज मोनोकल्चर्स, जेनेटिकली सिमिलर क्रॉप प्लांट, सारे जेनेटिकली सिमिलर है, क्योंकि सारे से जेनेटिकली सिमिलर है, इसको हम कहते हैं मोनोकल्चर। कल्चर मीन्स टू ग्रो एंड मोनो मीन्स सारे एक ही वैरायटी के हम ग्रो कर रहे हैं। ये कब एडवांटेजेस होता है, जब इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन की बात करते हैं। खूब सारा मेरा क्या होगा, एक जैसा मैंगो प्रोड्यूस होगा। सो अगर क्वांटिटी वाइज आई एम वेरी हैप्पी, ठीक, लार्ज अमाउंट ऑफ मैंगोज ऑफ द सेम वैरायटी विल बी प्रोड्यूस्ड। सो आज के लिए अच्छा है क्योंकि सारे एक जैसे हैं, एक जैसा ईल्ड दे रहे हैं, एक जैसा मैंगो उग रहा है, बहुत लार्ज क्वांटिटी में हो रहा है। बट there will be a problem when an insect or fungus attacks the field and poses threat to the whole crop. अगर कोई फंगस इसको अटैक कर ले, कोई फंगस इसको अटैक कर ले, क्योंकि सारे के सारे एक जैसे हैं, सबका टॉलरेंस फंगस के लिए क्या होगा, सेम होगा, एंड सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। अगर इनमें वैरायटी होती तो शायद ये वाला तो फंगस टॉलरेंट निकलता, तो भले ये मर जाते पर एटलीस्ट कुछ तो सरवाइव करता। तो मोनोकल्चर, अगर जेनेटिक डाइवर्सिटी कम है, दैट मीन्स इट इज मोर ऑफ मोनोकल्चर। मोनोकल्चर इज गुड फॉर द टाइम बीइंग बिकॉज इट इंक्रीजेस द यील्ड, बट इन लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल टॉलरेंस कम होने की वजह से चेंज एनवायरमेंटल कंडीशंस में ये ऑर्गेनिज्म का, ये स्पीशीज का एक्सटिंक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। हो गया। सो दैट इज योर फर्स्ट टाइप ऑफ डाइवर्सिटी कॉल्ड एज जेनेटिक डाइवर्सिटी। 3 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मैंने बोला, एक्स्ट्रा को ध्यान मत देना, एनसीईआरटी में 3 है। वन इज राल्फिया, द सेकेंड वन इज टेल मी, वन इज राल्फिया, द अदर इज राइस एंड द थर्ड इज मैंगो। नाउ नेक्स्ट लेवल ऑफ डाइवर्सिटी क्या है, स्पीशीज डाइवर्सिटी। ठीक है, पहले तो जीन्स में वैरायटी है, अब स्पीशीज में डाइवर्सिटी है। किसी भी इकोसिस्टम में अलग अलग स्पीशीज है ना, एक मैंगो का स्पीशीज है, एक बैनियन का स्पीशीज है, ग्रास का स्पीशीज है, फिश में भी एक कातला फिश है, एक मागुर फिश है, अलग अलग वैरायटी के फिश है। सो दैट इज कॉल्ड एज स्पीशीज डाइवर्सिटी। इट रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ स्पीशीज दैट आर फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन।
कोई पर्टिकुलर रीजन में कितने स्पीशीज पाए जाते हैं, जैसे ये एक इकोसिस्टम है, देखो इसमें यहाँ एक बर्ड का पॉपुलेशन है, यहाँ फिश का पॉपुलेशन है, then there's another bird ka population. So agar if you look at this pond, so there is a lotus plant, there's a grass, so the variety of species that are found in an ecosystem, that is called as your species diversity. Species diversity का दो parameters होता है, one is called as species richness and the other is called as species evenness. ये सब आपकी बुक में नहीं है, बट आपको जानना चाहिए, आपको समझ में आएगा. स्पीशीज रिचनेस मीन्स यहाँ अगर देखोगे तो बायोडाइवर्सिटी काउंट इन सिचुएशन ए एंड बी इज ऑलमोस्ट सेम. अगर गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 लगभग देखोगे सेम है. सपोज अगर इसमें 25 प्लांट्स है तो इसमें भी लगभग 25 ही है, से मान लो 24 है, तो नंबर सेम है, ठीक है. लेकिन अगर आप देखोगे डाइवर्सिटी इसमें ज्यादा है. स्पीशीज रिचनेस उसके लिए वर्ड होता है रिचनेस, ठीक है. यहां देखो कितने वैरायटी के प्लांट है, 1 2 3 and 4, ठीक. और यहाँ क्या है, there is only 2 variety of plant, 1 and 2. so हम क्या कहेंगे, इकोसिस्टम ए का स्पीशीज रिचनेस is more as compared to species richness of A is more as compared to that of B ecosystem, ठीक है. and the second is species evenness. evenness means how evenly they are distributed. evenly they are distributed का मतलब क्या है, सपोज एक ये मेरा इकोसिस्टम है, नॉट इकोसिस्टम, सपोज एक गार्डन है, इसमें एक वैरायटी प्लांट का पाया जाता है, ठीक. दिस इज द प्लांट. दो मेरे पास गार्डन है, इस गार्डन में दिस प्लांट इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट, सारे में पाया जाता है, ठीक है. दिस इज फाउंड एंड इसमें this is found only in the corners at very restricted areas, it is not found in all the areas. तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, the evenness is more, ठीक है. the evenness in distribution is more as compared to this one. now अब हम आपको ये दोनों चीज क्यों पढ़ा रहे हैं, स्पीशीज रिचनेस एंड स्पीशीज इवननेस, ये हम आपको क्यों पढ़ा रहे हैं मैं बता दूं. मैं आपको इसलिए पढ़ा रही हूं क्योंकि द स्पीशीज रिचनेस एंड इवननेस they tell us something about the abiotic conditions of that ecosystem. उस ecosystem के abiotic conditions के बारे में बताते हैं, right? हम क्या बोलेंगे, in this case the abiotic condition is more enriched, there is more types of minerals found here. यहाँ ज्यादा वैरायटी के मिनरल्स हैं, यहाँ वाटर का कंटेंट ज्यादा फेवरेबल है, यहाँ सॉइल ज्यादा फर्टाइल है, तभी ना ज्यादा वैरायटी के यहाँ पर प्लांट्स रह पा रहे हैं. यानी कि इसका अबायोटिक कंडीशंस क्या है, ज्यादा टॉलरेंट है, इसीलिए ज्यादा वैरायटी के यहाँ प्लांट्स पाए जाते हैं, ठीक. अब इसमें कम है, दिस इज अबाउट रिचनेस. इवननेस में यहां पर जहां पर थ्रू आउट द इकोसिस्टम बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगेन हम क्या बोलेंगे, द एबायोटिक फैक्टर्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. द एबायोटिक फैक्टर का कंडीशन इज इवनली फेवरेबल फॉर ऑल ऑफ देम. बट यही अगर आपका ये किसी किनारे में होगा, दैट मीन्स द एबायोटिक कंडीशंस आर नॉट वेरी फेवरेबल ऑन ऑल द प्लेसेस, सब जगह पे ये फेवरेबल नहीं है. तो जस्ट ये आपका किसी भी इकोसिस्टम के एबायोटिक फैक्टर्स के हेल्थ के बारे में बताता है, क्योंकि एबायोटिक पर ही आपके बायोटिक कंपोनेंट का एनरिचमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, दैट मीन्स इवननेस आपका डिपेंड करता है, ठीक है. सो दिस इज अबाउट द स्पीशीज डाइवर्सिटी. किसी भी इकोसिस्टम में अगर स्पीशीज डाइवर्सिटी, दैट मीन्स द रिचनेस and evenness is more, that means this ecosystem is more stable. and अगर उसमें मोनोकल्चर होगा, ठीक, and तब हम लोग क्या बोलेंगे कि this is not stable because this will not be able to take up changed environmental conditions and they may get extinct. That's great. So species diversity का आपके एनसीईआरटी में क्या एग्जाम्पल लिखा है जो आपके बोर्ड एंड मेडिकल में आएगा, the variety or the number of individuals determine the level of diversity of an ecosystem. कितने वैरायटी के हैं और हर वैरायटी कितनी नंबर में है, that is species richness and evenness. हर वैरायटी का कितना नंबर है, how many varieties, species richness, ठीक, and each वैरायटी का क्या नंबर है, that is species evenness, ठीक. the variety and number of individuals that determines the level of species diversity of an ecosystem. अब यहाँ एक एग्जाम्पल बता रहा है, द वेस्टर्न घाट स्टडी बताया है हैज ग्रेटर डाइवर्सिटी ऑफ एम्फीबियन स्पीशीज देन द ईस्टर्न घाट. ये जो आपके इंडिया का, दिस इज योर इंडिया का मैप, दिस हैज बीन
आई डोंट नो, आई थिंक इट्स नॉट वेरी क्लियर. यहाँ पर जो वेस्टर्न घाट है उसमें देखा गया है द वैरायटी ऑफ एम्फीबियंस इज मच हायर एज कंपेयर टू योर ईस्टर्न घाट. ठीक, तो हम लोग इस पे कहते हैं ओके, दैट मीन्स द वेस्टर्न घाट का एबायोटिक कंडीशंस दे आर मोर फेवरेबल फॉर द लिविंग, फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द एम्फीबियंस. तो ये एक स्टैटिस्टिक्स है, इसको याद कर लेना. ये स्टैटिस्टिक्स बेस्ड चैप्टर ही है, इसको आप पढ़ लेना. थर्ड लेवल ऑफ डाइवर्सिटी आपका कौन सा बेटा? द थर्ड लेवल ऑफ डाइवर्सिटी इज द इकोसिस्टम डाइवर्सिटी. आपने पढ़ा था, लेट मी रिपीट इट वंस अगेन. Because of the tilting of the earth around its axis and its movement around the sun, this is your sun. इस sun के चारों तरफ जो earth ऐसे घूमती है, इसकी वजह से the various regions of the earth they do not receive the same temperature and the same water. The rainfall and temperature is not same or even throughout the earth. ठीक है, ये जो अपने एक्सिस पर ये घूमता है, इसकी वजह से आपको पता है दीज रीजन्स आर कॉल्ड एज द ट्रॉपिकल रीजन्स. दे रिसीव मैक्सिमम सनलाइट एंड रेनफॉल. फिर ये आपके टेम्परेट में कम हो जाता है एंड उससे ऊपर वाला जो रीजन है दैट इज द पोलर रीजन, उसमें आपका और कम हो जाता है. बिकॉज ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ टेम्परेचर एंड रेनफॉल थ्रू द डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द अर्थ, ये इको अर्थ बहुत सारे वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम्स में बटा हुआ है. सो द वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम विच इज फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन, एक पर्टिकुलर रीजन में भी आपके इकोसिस्टम की वैरायटी होती है. ट्रॉपिकल एरिया में भी आपको ग्रासलैंड मिल सकता है, फॉरेस्ट मिल सकता है, डेजर्ट मिल सकता है. बिकॉज इवन एक लैटिट्यूड पर भी द अमाउंट ऑफ सनलाइट एंड रेनफॉल इज नॉट सेम थ्रू आउट द ईयर. आपको पता है ईयर वाइज भी चेंज करता है. एज अ रिजल्ट देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम. देयर कैन बी ग्रासलैंड इकोसिस्टम, देयर कैन बी desert ecosystem, there can be forest ecosystem. So this variety of ecosystem that is refers, it is actually the variation in habitat, community types, abiotic environment. ठीक, इंडिया में इकोसिस्टम डाइवर्सिटी काफी ज्यादा है देन स्कैंडिनेविया. व्हाई? बिकॉज इंडिया इज अ ट्रॉपिकल कंट्री. ठीक, इंडिया में कैसा है? वी आर ट्रॉपिकल कंट्री. सो ऑब्वियसली हमारे पास इंडिया में हम ट्रॉपिक्स में रहते हैं, तो हमारे पास इकोसिस्टम की वैरायटी ज्यादा है. जैसे इंडिया में आपका बहुत सारे बायोम्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे अल्पाइन मेडोज, रेन फॉरेस्ट, डेजर्ट, वेटलैंड, मैंग्रोव्स, कोरल रीव्स एक्सेट्रा. इंडिया में अगर देखोगे तो यहाँ पर बंगाल में आपको मिल जाएगा मैंग्रोव्स, फिर आपके घाट्स में मिल जाएंगे वेटलैंड्स, ऊपर हिमालयन रीजन में मिल जाएगा अल्पाइन, या गुजरात के साइड में मिल जाएगा आपको डेजर्ट. इवन अंडमान निकोबार आइलैंड जाओगे तो कोरल रीफ्स मिल जाएगा. सो देयर इज अ लॉट ऑफ वेराइटी ऑफ इकोसिस्टम डाइवर्सिटी दैन स्कैंडिनेविया. स्कैंडिनेविया एक टेम्परेट रीजन का कंट्री है, उसमें नंबर ऑफ उसका इकोसिस्टम कम है. क्यों? क्योंकि मैंने कहा ना ट्रॉपिकल एरिया में द टेम्परेचर एंड रेनफॉल कंडीशंस आर मोर फेवरेबल, they are more optimum. So obviously the ecosystem की variety हमारे इंडिया में is much higher than that of Scandinavia. ये example आप याद कर लेना, this is very important. So with that the 3 levels of biodiversity has actually come to an end. So मैंने आपको बताया so biodiversity को in short हम कैसे define करेंगे? It is the totality of genes, the sum total of all the genes of all the species found in all the ecosystem around the world, that is called as your biodiversity. So let us quickly try to find out what is there in your NCERT. If you look at your NCERT very carefully, you will see that it is written in our biosphere. Immense diversity exists not only at species level but even at biological organization ranging from macromolecules within the cells to biomes. बहुत इंटरेस्टिंग चीज का है, सुन लो. अब मेडिकल में एवरी लाइन मैटर्स कह रहा है. अगर आप सेल लेवल पर भी देखोगे तो सेल भी हमारा एक वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है. आपको पता है आवर सेल इज मेड अप ऑफ लिपिड्स. ठीक है, लिपिड बाइलेयर बनाता है, देन प्रोटीन्स. द सेल हैज अ लॉट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स. आपको पता है 4 मेन मैक्रोमोलिक्यूल है, लिपिड, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड न्यूक्लिक एसिड. तो कहता है दैट इज रियली इंटरेस्टिंग that even at cell level से अगर आप देखोगे, and fourth one will be on nucleic acid, you have DNA and RNA. फिर DNA and RNA में भी आपका variety है in nitrogenous bases etc. So अगर आप देखोगे right from the level of cell, the cell is made up of a variety of macromolecules and the highest level is biome.
there is a whole range of biome. That means there's a huge variety. एकदम छोटे से छोटा लेवल, लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे छोटा लेवल क्या है? सेल. तो सेल भी एक वैरायटी ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स का बना है. Lipid, protein, carbohydrate, the nucleic acid, it is made up of 4 types of macromolecules. Even every macromolecule has variety. Protein के 20 तरह के amino acid होते हैं and so on, right? And अगर higher level पर देखोगे, so that is to biome. If that means from the cell to biome, there's a lot of variety on this living earth. So biodiversity term was actually popularized by sociobiologist Edward Wilson. ठीक, ये साइंटिस्ट का नाम याद करोगे. बायोडाइवर्सिटी वर्ड पॉपुलराइज किया था एक सोशियोबायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन ने. ठीक है, उन्होंने ये कहा था कि ये जो बायोडाइवर्सिटी है, ही डिस्क्राइब द बायोडाइवर्सिटी टू बी एक्चुअली कंबाइंड एट ऑल द लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. उन्होंने कहा हर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को जब हम इंक्लूड करेंगे तभी बायोडाइवर्सिटी कंप्लीट होगा. He said about genetic diversity, he spoke about species diversity, and he spoke about ecological diversity as well. जेनेटिक डाइवर्सिटी में उन्होंने कहा इट इज बिकॉज ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ द जेनेटिक लेवल. इसका एक एग्जांपल है रॉल्फिया. सेकेंड, इंडिया में 50,000 वैरायटीज ऑफ राइस है. याद रखना, राइस का 50,000 वैरायटी. आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया, नॉट द वर्ल्ड. एंड 1000 वैरायटीज मैंगो के हैं. अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया एंड नॉट ऑफ वर्ल्ड. सेकेंड इज योर स्पीशीज डाइवर्सिटी, द डाइवर्सिटी एट द स्पीशीज लेवल. फॉर एग्जाम्पल, वेस्टर्न घाट में ज्यादा एम्फीबिया का वैरायटी है देन ईस्टर्न. एक ही एग्जाम्पल याद कर लेना. एंड थर्ड इज द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी. इंडिया में ठीक है, डेजर्ट है, रेन फॉरेस्ट है, मैंग्रोव्स है, कोरल रीव्स है, वेटलैंड है, अल्पाइन मेडोज है. बेटा सब याद कर लेना. मेडिकल अगर निकालना है, कोई चीज को हल्के में नहीं लेना है. ठीक है, जितना एक एक वर्ड को याद कर लेना, बस एनसीईआरटी थरर कर लो, आपको कोई नहीं रोक सकता मेडिकल निकालने के लिए. एंड इट हैज मच मोर डाइवर्सिटी दैन अ स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक नॉर्वे. मैंने वहां पर केवल स्कैंडिनेविया लिखा था. स्कैंडिनेविया एक्चुअली एक रीजन है, उसके एक कंट्री का नाम है नॉर्वे. इज दैट क्लियर? तो हमने ये 3 लेवल का पढ़ा. आप बोलोगे मैम एनसीईआरटी में तो इतना सा लिखा, आपने इसको पढ़ाने में 40 मिनट्स लगा दिया. तो आपको पता होगा ना, इस साल से बोर्ड एग्जाम में एक पैटर्न है. देयर इज अनदर 3 मार्क क्वेश्चन का सेक्शन जहां पर योर अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे कि आपने समझा कि नहीं, आपको ये समझ में आया कि आपने 3 लेवल की डाइवर्सिटी क्यों पढ़ी. उसके लिए मैंने आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाया ताकि आप बोर्ड एग्जाम के भी सारे चैलेंजेस को हैंडल कर लो. मेडिकल के लिए इट इज ओनली अबाउट एनसीईआरटी एंड द कंटेंट ऑफ एनसीईआरटी. ठीक, इट हैज टेकन अबाउट मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन टू अक्यूमुलेट दिस रिच डाइवर्सिटी. ये रिच डाइवर्सिटी पहले दिन से नहीं था. ऐसा नहीं है कि जब अर्थ आपका बना अप्रोक्सीमेटली 4.5 बिलियन ईयर्स अगो. BYA मीन्स बिलियन ईयर्स अगो. आज से 4.5 बिलियन ईयर्स अगो जब अर्थ बना, तब से ये सारी वैरायटी नहीं है. इट हैज एक्चुअली इवॉल्व्ड. इतने बिलियन ईयर्स लग गए उसको इस वैरायटी को लाने के लिए, मिलियंस एंड मिलियन ईयर्स. हाँ, और वी कुड लूज ऑल दिस वेल्थ इन लेस देन 2 सेंचुरीज. ये जो बिलियन ईयर्स में जो इतना वर्ल्ड में जो वेल्थ आया है डाइवर्सिटी का, अगर हमने इसको इंपॉर्टेंस नहीं दिया, मात्र 2 सेंचुरीज 200 साल में हम खत्म कर सकते हैं, जिसको बनाने में हमें मिलियंस में साल लग गए. ठीक, thus if the present rate of loss continues, जिस रेट में कंटिन्यू लूज हो रहा है, अगर वो कंटिन्यू करें, biodiversity and its conservation, so now it has become very vital issue at international level, ताकि more and more people around the world they realize the critical importance of biodiversity and how important it is for our well-being. Is that clear? मैंने आपको कहा था कि मैं आज आपको 2 टॉपिक पढ़ाऊंगी. I will teach you what is biodiversity and an account of biodiversity, but I am finding that this lecture has already become too long. एक बार में बहुत लंबे लंबे लेक्चर्स अच्छे नहीं लगते, तो मैं इस लेक्चर को भी यहीं कंक्लूड कर रही हूँ. इन माई नेक्स्ट लेक्चर जो सेकंड पार्ट रह गया आपका, दैट इज एन अकाउंट, वो मैं बताऊंगी. एंड इन द मोर कमिंग लेक्चर्स आई विल कंटिन्यू कंप्लीट द एंटायर लेक्चर. सो विद दैट आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं विद कंप्लीट बिलीव कि आपको आज की मेरी बात समझ में आ गई होगी. इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको याद हो गए होंगे. आपको याद हो सके उसके लिए आपके लिए गुड न्यूज है. वी आर कमिंग विद अ
ऑडियो सीरीज जिसमें केवल ऑडियो होगा ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स. ये तो आपको टाइम लगा ना, लेकिन इसको रिवाइज करने में इट शुड हार्डली टेक यू 3 to 4 minutes. तो 4 minutes का ऑडियो, सो दैट एवरी टाइम व्हेन यू स्टडी ना, यू नीड नॉट हैव योर मोबाइल इन फ्रंट ऑफ यू, रादर यू शुड हैव एनसीईआरटी इन फ्रंट ऑफ यू. तो हम आपके साथ ऑडियो सीरीज भी आपसे शेयर करेंगे ताकि जो पढ़ा रहे हैं उसको आप क्विक रिवाइज कैसे कर सके. रिविजन के वक्त एनसीईआरटी होना चाहिए, वीडियो नहीं. एंड एनसीईआरटी भी कुछ दिनों के बाद आपकी आंखों में आ जाना चाहिए. यू शुड नॉट ओपन इट, यू क्लोज इट एंड यू कैन सी इट. ओके, चाहे लेफ्ट लाइन, लेफ्ट पेज में फर्स्ट पैराग्राफ में ये था, सेकंड में ये था. इस कल्चर को डेवलप करने के लिए वी आर कमिंग विद एन ऑडियो सीरीज. आई विल बी शेयरिंग विथ यू वेरी शॉर्टली. कैसे भेजेंगे इंस्टा से या यू नो इन व्हाट मैनर, आई विल कम्युनिकेट वेरी सून. इन द मीन टाइम आई होप यू अंडरस्टूड द लेक्चर. पढ़ते रहिए एंड डू कम्युनिकेट विथ मी. मुझसे नहीं, सारे जो लोग जिनका आप हेल्प लेते हैं यूट्यूब से, उनको जरूर लाइक किया करिए. अगर आपको पसंद आए सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स लिखा करिए. यू कांट बिलीव इट, रियली मैटर्स अ लॉट टू एवरीवन लाइक मी हु इज एक्चुअली वर्किंग सो हार्ड. एंड लास्ट में तो आपको यही पता है, खुश रहिए, पढ़ते रहिए. वील मीट वेरी सून विद द रिमेनिंग लेक्चर्स एंड गुड बाय.